हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। बच्चों, आज हम हाजिर हैं। अगर आपने पूरे साल भर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो हाई स्कूल के साइंस के विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ हाजिर हैं हम। अगर आप उन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, आप उनको एक बार देख लेते हैं, उनका रिवीजन कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट के अंदाज में। वो प्रश्न क्या हैं? तो बच्चों, हमको जो हमारे साइंस का भौतिकी का पोर्शन, उसमें क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उसमें है परावर्तन के नियम, लेंस और दर्पण के सूत्र, फोकस दूरी व प्रतिबिंब के प्रकार। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको फटाफट के अंदाज में सुनाता हूँ। प्रकाश, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। जब किसी वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है तो वह वस्तु हमको दिखाई देती है। परावर्तन के नियम क्या है और परावर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी चिकने और पालिशदार युक्त तल पर आपतित होता है तो उस तल से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, और सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इसमें प्रकाश का परावर्तन आ गया तो आपको इसमें चित्र भी बनाना होगा। तो प्रकाश का परावर्तन, एक दर्पण है, ये एक समतल दर्पण, एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो प्रकाश किरण आएगी वह किसी प्रकाश स्रोत से आ रही होगी। मैंने मान लिया कि वह प्रकाश स्रोत सूर्य है, तो जो किरण आएगी उसको कहते हैं आपतित किरण, यानी आने वाली किरण। यह है आपतित किरण। और टकरा के जब ये दूर जाएगी तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। यह एक आपतन बिंदु हो गया। और एक यहां से लंब खींचेंगे अपने मन से। आपतन बिंदु से डाला गया जो लंब होता है उसी को हम कहते हैं अभिलंब। यह AO, यह OB, यह ON। इस लंब और आपतित के बीच कोण बनेगा उसको कहेंगे I, यानी आपतन कोण। और यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। इसको आप देख सकते हैं। तो नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे, सारी घटनाएं एक ही तल पे हो रही हैं। और इसमें जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो दूसरा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो I है, जो परावर्तन कोण R है, वह दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, जिसको आपको जानना है। दूसरा है अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश किरण एक माध्यम, जैसे मान लीजिए मैंने, यह माध्यम है वायु और यह माध्यम है कांच। प्रकाश वायु से कांच में आ रही है, तो प्रकाश के ये आने का रास्ता है। ये प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन हुआ क्या? प्रकाश सीधे न जाके ऐसे मुड़ गया, अपने वास्तविक पथ से क्या हुआ? यह विचलित हो गया। और यहाँ मैंने डाल दिया अवलंब। तो जाना था प्रकाश सीधे ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ कि यहाँ से मुड़ गया। ये जो कोण बनेगा यह है I, और ये जो कोण बनेगा यह कोण होगा R। तो चूंकि यह वायु विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है, तो प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक गया। यह है हमारा अभिलंब। प्रकाश इसको जाना इधर से था, लेकिन ये झुक गया, इधर आ गया। लेकिन अगर यही चीज कुछ इस तरीके से होता कि प्रकाश कांच से वायु में जा रहा होता, यानी सघन से विरल में जा रहा होता। सघन का मतलब होता है जिस माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होगी उस माध्यम को विरल कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हुई उस माध्यम को हम सघन कहेंगे। प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन हुआ क्या? प्रकाश सीधे ऐसे जाके बल्कि ये ऐसे मुड़ गया, यानी अभिलंब से दूर हटा है। ऐसा तब हो जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा? सघन से विरल में, यानी कांच से वायु में जाएगा। वायु जिसमें प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच जिसमें प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो जल उसमें प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं लिख भी देता हूँ। वेलोसिटी इन एयर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए का मतलब एयर में वेलोसिटी। वेलोसिटी इन ग्लास यानी VG लिख दिया मैंने, ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और वेलोसिटी इन वाटर यानी VW, यह 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है।
तो भिन्न भिन्न माध्यमों प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यही अपवर्तन का कारण है कि अलग अलग माध्यम जो प्रकाश की चाल उसका भिन्न भिन्न होना। और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। इसमें जो पहला नियम है वह नियम है कि यह जो किरण होगी इसको कहेंगे आपतित किरण, इस किरण को कहेंगे आपतित किरण। और दूसरे माध्यम जो किरण है इसको कहेंगे हम अपवर्तित किरण। और ये जो मैंने लंब डाला है इसको अभिलंब कहेंगे हम। इसका जो पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और जिसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम वह स्नेल का नियम है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, चूंकि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो यहाँ एक ही रंग के प्रकाश की बात हो रही है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए जो आपतन कोण की जा है यानी साइन आई, और जो अपवर्तन कोण की जा है यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं हम इसको, यह नियतांक होता है, यानी कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होगा। तो बेटा आपको इसको भी अच्छे से स्टडी कर लेना है। और दूसरा है लेंस और दर्पण के सूत्र। लेंस और दर्पण के सूत्र, लेंस और दर्पण के सूत्र की बात करूं अगर हम, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v और प्लस 1/u। यह है दर्पण का सूत्र, दर्पण का फार्मूला है, दर्पण का सूत्र है। लेकिन अगर मैं लेंस का लिखूंगा तो बस थोड़ा सा अंतर है कि जहाँ प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यह जो फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, यह है लेंस का फार्मूला, यह लेंस का सूत्र है। दोनों बहुत कम अंतर है याद करने की दृष्टि से। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये दर्पण का फार्मूला हो गया और ये लेंस का हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो f है वह फोकस दूरी है, जो u है वह वस्तु की दूरी है, और जो v है वह प्रतिबिंब की दूरी है। आंकिक प्रश्नों को हल करते समय एक चीज़ हमको ध्यान देना है, चिन्ह परिपाटी के नियमों को लगाना है। जो राशियाँ ज्ञात होंगी उसको उचित चिन्हों के साथ लिखना है, और जो ज्ञात नहीं उस पर कोई भी चिन्ह आपको नहीं लगाना चाहिए। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, इसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला है वह है फोकस दूरी, प्रतिबिंब के प्रकार। अच्छा, दर्पण में भी है और फिर आपका लेंस में भी बनता है प्रतिबिंब। तो चलिए आपको फटाफट इसको सुनाते हैं हम। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रतिबिंब क्या होते हैं या प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो बताना। प्रतिबिंब जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ से एक अच्छा प्रश्न और भी बनता है, यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन में, तो पूछेगा आपसे। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जो रियल इमेज होते हैं, वास्तविक जो होते हैं वे उल्टे होते हैं, उल्टा होता है, ये ध्यान जानना है आपको। और जो आभासी होता है वह सीधा होता है, यानी सीधा है तो आभासी होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा। यह है प्रतिबिंब। अब यहां से पूछे कौन सा दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, या कौन सा लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो हमारा दर्पण है और वह भी है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रतिबिंब के बनने की कुल 6 स्थितियां होती हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की कुल 6 स्थितियां होती हैं। 1 से लेकर 5 तक की स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण से, वह जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक होगा और साथ में उल्टा, क्योंकि वास्तविक साथ क्या होगा, उल्टा होगा। अच्छा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। लेकिन जो इसकी 6वीं स्थिति होती है, उस 6वीं स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब जो होता है वह होता है आभासी और सीधा। प्रतिबिंब होगा आभासी, आभासी के साथ क्या होगा, सीधा, और आकार में जो होता है वह बड़ा भी होता है। प्रतिबिंब जो होगा आकार में वस्तु से बड़ा होगा, इसका भी ध्यान रखना है।
तो यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति में या अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब को वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब आभासी बने, सीधा बने, आकार में वस्तु से बड़ा बने। तो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच यदि हम वस्तु को रखें तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। बाकी 1 से लेकर 5 तक की स्थिति में यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण की स्थिति में यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखें तो जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर बनेगा, यानी जितना बड़ा वस्तु रखा होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कहाँ रखेंगे? दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो। और दूसरी बात, जितनी दूरी पर वस्तु रखा होगा उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ये भी आपको जानना है। यहाँ से अगला प्रश्न जो हमारा बनेगा वह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब जो है उस प्रतिबिंब के बनने की केवल 2 स्थिति हैं। इसमें 2 स्थितियां हैं प्रतिबिंब के बनने की, और इन दोनों ही स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और साथ में यह आकार में सदैव वस्तु से छोटा होता है। प्रश्न देगा कि कौन से दर्पण से प्रतिबिंब आभासी सीधा आकार में बड़ा बनेगा। सुनिए ध्यान से, आभासी सीधा आकार में बड़ा, तो आभासी सीधा आकार में बड़ा बनता है अवतल दर्पण से, वो भी 6वीं स्थिति में। और उत्तल दर्पण से बनेगा तो आभासी सीधा तो होगा लेकिन आकार से सदैव छोटा होगा वस्तु में। जो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब आकार में सदैव वस्तु से छोटा होगा, सदैव छोटा होगा। तो ये भी आपको जानना है। हमारा जो अगला प्रश्न बनता है वह होता है लेंस से। तो लेंस से भी देखते हैं, वहाँ भी यही प्रतिबिंब के बनने की 2 स्थितियाँ हैं। लेंस में भी सेम चीज़ें हैं, और जैसे दर्पण में है वह एकदम उल्टा होता है लेंस में उसी का। अब जैसे अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था, अवतल दर्पण में 6 कंडीशंस होते हैं, 6 स्थितियाँ होती हैं। यही चीज़ है हमारा उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में यहाँ भी कुल 6 स्थितियां हैं प्रतिबिंब के बनने की। अवतल दर्पण में 6 स्थितियां थी, तो उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब के बनने की कुल 6 स्थितियां होती हैं। दूसरी बात कि इस लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब 1 से 5 तक जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन जो 6वीं स्थिति बनती है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ये भी आपको जानना है। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है उत्तल लेंस से। तो जैसे हमारा उत्तल दर्पण है, वैसे हमारा अवतल लेंस है। उत्तल लेंस तो आपने आपको बता दिया, तो सॉरी उल्टा हो गया। उत्तल दर्पण अवतल लेंस रहेगा। तो उत्तल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की मात्र 2 स्थितियां हैं। ऐसे अवतल लेंस में भी प्रतिबिंब के बनने की 2 स्थितियां हैं। अवतल लेंस से बना हुआ प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा आकार में उससे छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा आकार में उससे छोटा, दोनों चीजें हैं। और अवतल दर्पण में 6 स्थितियां, उत्तल लेंस में भी 6 स्थितियां। इसको भी आपको भली बात समझ लेना है। तो ये हमारा था दर्पण और लेंस वाले टॉपिक से। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वह है मुख्यतः बनता निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वह निकट और दूरदृष्टि दोष के प्रश्न होते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि मानव नेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मान लो अगर 2 नंबर का प्रश्न टिप्पणी लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि मानव नेत्र प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है। यह रंग बिरंगा संसार जो भी हमको दिखाई देता है या मानव नेत्र के कारण ही दिखाई देता है। मानव नेत्र 25 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। जिस प्रकार किसी फोटो कैमरे से हम किसी फोटो को क्लिक या कैप्चर करते हैं, ठीक इसी प्रकार से मानव नेत्र लेंस भी वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाता है और यह प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है।
यह जो प्रतिबिंब है, यह रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है यह वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारा ब्रेन या मस्तिष्क उसको सीधा करके दिखाता है। तो 2-4 लाइनें ऐसे लिखनी है और बढ़ा सकते हैं आप। जैसे रेटिना क्या होता है, तो रेटिना 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होती है डंडाकार कोशिकाएं, एक होती है शंक्वाकार कोशिकाएं। तो जो डंडाकार कोशिकाएं तो इसे लंबी लंबी रेशेदार लंबी लंबी कोशिकाएं होंगी, और जो शंक्वाकार कोशिकाएं होंगी, डंडाकार कोशिका वाले इससे लंबी लंबी कोशिका होगी, ऐसे पतली पतली लंबी लंबी कोशिकाएं, इनकी बहुत अधिक संख्या होती है। और जो शंक्वाकार कोशिकाएं जैसे जोकर की टोपी होती है, इस टाइप की कोशिकाएं होती हैं। तो जो डंडाकार कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता के लिए सहायक होती हैं। यदि कम प्रकाश से तीव्रता का, अधिक प्रकाश तीव्रता का, तो भी देख लेते हैं। और जो ये शंक्वाकार कोशिकाएं हैं, जो प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंग हैं उन रंगों के लिए सहायक होती हैं। इसमें जो हमारा अगला प्रश्न बन सकता है वह है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। तो मानव नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। अब कभी कभी यहाँ से पूछता है 1 नंबर का प्रश्न कि नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है और दूर बिंदु। नेत्र के निकट बिंदु से तात्पर्य हमारा होता है कि जैसे आंख से हम किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रख के आसानी से और स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। और नेत्र का निकट दूर बिंदु का मतलब होता है कि हमारी आंख या हमारा आई अधिकतम कितनी दूर की वस्तुओं को देख सकता है। तो जो नेत्र का निकट बिंदु है वह आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। उसी को हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। तो निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। और जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वह इन्फिनिटी यानी अनंत होता है। जैसे चंद्रमा, सूर्य, तारों को भी देख ले रहे हैं, वो बहुत अधिक दूरी पर, अनंत दूरी पर हैं। तो नेत्र का हमारा दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी जानना है आपको। अगला दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो किसी स्वस्थ मानव नेत्र लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यदि वह प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बाद बन जाए, तो इस स्थिति में कहते हैं कि मानव नेत्र लेंस में उत्पन्न हुआ है दोष। इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष मुख्यतः तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन और भी हैं टाइप के, लेकिन यह मुख्य रूप से जो है 2 ही होते हैं। यह 2 ही दोष अधिकतर व्यक्तियों में होने की संभावना होती है। तो पहला है निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष नाम से एकदम स्पष्ट है निकट, यानी कि इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको निकट की वस्तुएं स्पष्ट और अच्छी या साफ सुथरी दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु उनको स्पष्ट और साफ दिखाई नहीं देती है। इस दोष का जो कारण होता है वह कारण ये होता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। अगर मैं फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा सा दिखाऊं, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बन जाता है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे होगा ऐसे मानव लेंस जो होगा, प्रकाश की किरणें से अनंत या दूर स्थित बिंदु से आएंगी, तो ये पहले रेटिना से पहले ही फोकस कर जाएंगे। दिख रहे हैं, ये किरणें रेटिना पर न करके रेटिना से पहले फोकस कर दी यहाँ पे। और अब इसके निवारण की बात करें, कारण की बात करें, तो कारण में क्या होता है कि ये जो हमारा नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना होता है। नेत्र गोलक के व्यास का बढ़ जाना होता है, या तो दूसरा इसका जो कारण होता है वह होता है कि नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस की वक्रता, नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है उस वक्रता का बढ़ जाना होता है। नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना, वक्रता बढ़ने से तात्पर्य होता है कि जो लेंस है फूल के मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी अपने आप घट जाए, क्योंकि मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। निवारण की बात करें, यदि हम यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दें, एक अवतल लेंस लगा दें, तो ये जो प्रतिबिंब है यह है रेटिना पर फोकस कर जाएगा। इसको दूर करने का उपाय होता है। दूसरा हमारा दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसमें इससे पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं उनको जो दूर की वस्तु होती हैं वह स्पष्ट और साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं स्पष्ट और साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो इस दोष का जो कारण होता है वह कारण होता है कि जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बनता है। तो इस दोष को दूर करने का उपाय होता है कि उचित उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करें, और निकट दृष्टि दोष में उचित अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। तो ये दोष से संबंधित प्रश्न हो गए।
अगला प्रश्न हमारा जो आता है वह इंद्रधनुष विकिरण और प्रकीर्णन से। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, विकिरण क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ लेना है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह है प्रिज्म से। तो प्रिज्म से जो हमारा प्रश्न होता है वह होता है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या, उससे कभी कभी एक छोटे से कोई अंक प्रश्न आएंगे तो उसको भी जानना है, हालांकि उसी टॉपिक से रिलेटेड ये भी है। तो अपवर्तनांक के सूत्र को भी आपको जानना है कि अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। और जो पतला प्रिज्म होता है, पतले प्रिज्म के लिए जो फार्मूला होता है, पतले प्रिज्म के लिए तो होगा डेलियम इक्वल n-1 इंटू ए। ये भी आपको जानना है। तो ये प्रकाशिकी का चैप्टर जो हमारा था वह समाप्त हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला यूनिट बचता है वह हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन, उसमें हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में आता है वह है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, वह है ओम का नियम, प्रतिरोध श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन, इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। तो इसमें और भी चीज़ें आपको बताते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो पहला है कि ओम का नियम। ओम का नियम, थोड़ा सा ओम का नियम आपको सुनाते हैं कि ओम का नियम क्या है, किसके लिए सत्य है। तो ये जो ओम का नियम है यह धात्विक चालकों के लिए सत्य है। तो कभी कभी यहाँ से एक प्रश्न का अंकित प्रश्न बनता है ओम का नियम सत्य है, 4 ऑप्शन देगा, धातुओं के लिए, अधातुओं के लिए, अर्धचालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो ओम का नियम वह सत्य है धात्विक चालकों के लिए, जो धातु चालक हैं उन्हीं के लिए सत्य होता है। स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर चालक तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या कुछ बच्चे इसी को ऐसे पढ़े हुए हैं कि चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर v और चालक तार में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, दोनों ही सही है। तो ये जो v है यह प्रोपोर्शनल है I के, या v इक्वल आई आर, जहाँ पे R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसको चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध इसका मात्रक होता है ओम। और यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न और भी बन सकता है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो किसी चालक तार के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को किसी चालक तार में बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधों को हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर। अगर मेरे पास प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, उसको जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम संयोजन में। यह है R1, यह है R2 और यह है प्रतिरोध R3। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तीनों को जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, तुल्य प्रतिरोध वह अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी जानना है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए इसे दिया है कि एक 5 ओम का, फिर 2 ओम का और फिर 1 ओम का 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे तो ये होगा 5 धन 2 धन 1, यानी कि 9 ओम आएगा। ये भी जानना है। अगला इसी में है कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कैसे जोड़ते हैं। तो इसमें जो प्रतिरोध होते हैं सबके पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ दिया जाता है और सबके दूसरे सिरे को एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 व R3। ऐसे हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। इसको जोड़ना है हमको समांतर क्रम में। इसमें क्या करेंगे, सबका ये पहला सिरा है, सबको एक बिंदु से और सबके दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया मैंने। यहाँ अपना सेलुलर बैटरी लगा सकते हैं, ऐसे हम उसमें भी कर सकते थे। ठीक, तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह आएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, व्युत्क्रम के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको इसको भी जानना है। एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न में दिया है कि 2 ओम, 3 ओम व 1 ओम का
तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/2 धन 1/3 धन 1/1 कर सकते हैं। इनका सबका निकालिएगा आप LCM, तो 6 आएगा और 2 तिहाई 6, 3 3 दूनी 6 2, 1 6 कम 6, तो 3 2 5 6 11 11/6 होगा। 1/R बराबर 11/6, तो R बराबर होगा 6/11। तो जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यदि हमको अधिक प्रतिरोध चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए और कम प्रतिरोध के लिए हमको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो यहाँ से ये हो गया। अगला यहाँ से और भी प्रश्न कुछ बन सकते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो ये भी आपको जानना है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ये होता है चालक तार की लंबाई, चालक तार का क्षेत्रफल, तो ये भी आपको जानना है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बेटा मैं आपको इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, एक बार क्या कई बार इसको पढ़ा भी चुका हूँ, बस एक बार आपका फास्ट रिवीजन में कर रहा हूँ। तो कारकों में पहला है कि जो चालक तार की लंबाई होती है वह अनुकरण पाती है, यानी कि लंबाई ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम होता। दूसरा होता है चालक तार का क्षेत्रफल, यानी 1/A, R प्रोपोर्शनल 1/A। मोटे तार का प्रतिरोध कम होगा और पतली तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। दोनों को अगर मैं मिला दूँ नियम 1 और 2 को, तो होगा R प्रोपोर्शनल L/। ये आपको पता है कि प्रोपोर्शनल जब भी हटाते एक नियतांक आता है, एक नियतांक आएगा ρL/A। इस रो को हम चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। इसको हम पढ़ते हैं रो से, रो। तो ये होगा रो इक्वल RA/L, ये होगा। रो क्या है, चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण मात्रक। तो R का मात्रक ओम होगा, इसका मीटर का स्क्वायर होगा, नीचे मीटर होगा, 1 मीटर मीटर कटेगा। रो का जो मात्रक है, रो का जो मात्रक आएगा वो होगा ओम मीटर आएगा, क्योंकि R का ओम हो गया, A जो है क्षेत्रफल है, मीटर का स्क्वायर हो गया, नीचे मीटर 1 मीटर से कट जाएगा तो आएगा ओम मीटर। अगर अलग अलग लंबाइयों का चालक तार है वह एक ही पदार्थ का बना है तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, समान होगा। यानी कि जैसे एक कॉपर का तार हो गया, इसको मैंने यहाँ से काट दिया बीच से, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया। इसका प्रतिरोध अलग होगा, इसका प्रतिरोध अलग होगा, लेकिन दोनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वह समान होगा, क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ से बने हुए हैं। तो ये भी आपको जानना है। इसी में एक छोटा सा प्रश्न भी आपको बता दें, विभव विभवांतर क्या होते हैं। तो विभव क्या होते हैं, तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो किया गया कार्य होता है वह उस बिंदु पर विभव कहलाएगा। इसका जो मात्रक होगा वह वोल्ट होगा। और विभव होता है कार्य बटे आवेश, विभव कार्य बटा आवेश होगा। जूल बटे कूलाम होगा मात्रक, जूल बटे कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक होगा। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। इस जूल बटे कूलाम को ही हम लोग वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। और विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच विभवों का जो अंतर होता है वह विभवांतर कहलाता है। एक लाइन ये भी जानना था। इसके अलावा है शक्ति या सामर्थ्य किसे कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। होता है P=W/T होता है। इसके विभिन्न रूपों के अलग अलग फार्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं, तो इसको भी आपको एक बार ध्यान में रखना है। जैसे W के अलग अलग फार्मूले मैंने बताए हैं। हमने बताया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय, तो जब किसी चालक तार में धारावती ऊर्जा का व्यय होता है उसी को हम विद्युत ऊर्जा का व्यय कहते हैं। इसके विभिन्न फार्मूले बताए हुए, जैसे W=V/Q होता है, या VI/T होता है, या I²RT होता है, या V²T/R। और सारे मात्रक किस में होंगे, जूल में होंगे। एक था ऊष्मीय ऊर्जा,
उसमें ऊर्जा का मतलब होता है कि जो जूल है उसको कैलोरी में बदलना। जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस होता है, हीटर होते हैं, माइक्रोवेव होते हैं, ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलते हैं, यानी ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका भी मैंने बताया हुआ यह एच होता है, यह होता है W/4.2 और साथ में मात्रक क्या होगा इसका, कैलोरी होगा, क्योंकि इस पे आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो W के अलग अलग मात्रक हैं, सॉरी अलग अलग फार्मूले हैं, VIT/4.2 या I²RT/4.2 या V²T/4.2 R, यह एच है, ये भी फार्मूला है और ये होगा सब कैलोरी में। इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि इस पे भी आंकिक प्रश्न आते हैं। और अगला जो हमारा शक्ति या सामर्थ्य वाला है, तो यहाँ W के अलग अलग मान रखना पड़ेगा आपको। W का जैसे मान रखेंगे VIT, तो VIT ऊपर होगा, T नीचे होगा, कट जाएगा तो आएगा VI आएगा। ऐसे I²RT रखेंगे, T से T कटेगा तो आएगा I²R आएगा। ऐसे रखेंगे V²T/R, तो T कटेगा आएगा V²R। और चूँकि यह सब होगा वाट में, शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट, तो ये होगा P बराबर, ये सब होगा वाट में। इसको आपको इसलिए जानना है क्योंकि इस अंक की प्रश्न पूछते हैं। और एक पूछा जाएगा प्रश्न और कि 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो इसको भी आपको बदलना है। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि विद्युत क्षेत्र वह चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हुआ कहलाता है विद्युत क्षेत्र। चुंबक क्षेत्र की बात करें तो एक चुंबक है हमारे पास, इसका N सिरा है, इसका ये S सिरा है। एक हमारे पास चुंबकीय सुई है जो कि बहुत छोटी होती है। चुंबकीय सुई इतनी छोटी होती है सुई कि अन्य किसी को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगी, लेकिन किसी अन्य से हो सकती है। इस पर भी एक तरफ N एक तरफ S बना होता है। यदि हम किसी चुंबकीय सुई को किसी चुंबक थोड़ा सा पास लाएं तो हो सकता है यह चुंबक उसको क्या करे, आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। तो यह चुंबक, बड़ा वाला चुंबक जहाँ तक चुंबकीय सुई को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा, वह जो क्षेत्र होगा वह कहलाएगा उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। डेफिनेशन है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई चुंबकीय सुई किसी चुंबक से आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकती है, वह क्षेत्र उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ से जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह कैसे खींची जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी चुंबक के उत्तरी सिरे से निकलकर दक्षिणी सिरे में प्रवेश करती हैं और एक बंद निष्कोण वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, ऐसे अंदर से होते पूरा आएंगे, ऐसे N से S में जाएंगे, N से निकल के ये S में जाएंगे, पूरा आएंगे, ऐसे अंदर से होते हुए आएंगे। दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी दूसरे को काटती नहीं हैं। चुंबक के किनारों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होते हैं, यानी कि चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है और मध्य में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वह कम होगा। और इसमें जो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह पूछता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, इसको बताने से पहले समझिए कि कहाँ होता है। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम होता है वह मोटर होते हैं, उन मोटरों में लगता है। यानी कि जो मोटर घूमते हैं, जो मोटर घूमते हैं उसी में वह बल लगता है, उसी बल से वो घूमते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा बायां हाथ है। तो फ्लेमिंग के एक बायां हाथ एक दाहिना हाथ का नियम भी है, तो बायां हाथ बताना है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जैसे मैं यहाँ बना दूँ एक बायां हाथ, यह है तर्जनी, यह है मध्यमा
और यह है अंगूठा। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठे पास की दोनों अंगुलियों तर्जनी, इसको तर्जनी कहते हैं, इसको मध्यमा कहते हैं, इस प्रकार फैलाए तीनों परस्पर लंबवत हो। तो जो तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, यानी ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बताए। जो मध्यमा है वह धारा आई की दिशा को बताए। तो जो अंगूठा है वह चालक पर लगने वाली बल की दिशा को बताएगा। इसको FBI रूल्स भी कहते हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं तीनों परस्पर लंबवत हो, तो यदि पहली अंगुली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, दूसरी अंगुली यानी मध्यमा धारा की दिशा को बताए, तो जो अंगूठा होगा वह चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।